नमस्ते साथियों, मैं राजेश कुमार आपके इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताता हूं प्रयत्नानुसार वर्णों का विभाजन। प्रयत्न विधि के आधार पर वर्णों का विभाजन कैसे किया जाता है। इसमें सारे आ जाएंगे, स्वर व्यंजन सभी आ जाएंगे। लेकिन पहले हम चर्चा करेंगे कि प्रयत्न विधि आखिर है क्या। तो इसके बारे में आपको बताता हूं कि प्रयत्न क्या है। यहाँ प्रयत्न का अर्थ क्या है, व्याकरण में वर्ण विभाजन में प्रयत्न का अर्थ क्या है देखते हैं। कि प्रयत्न का शाब्दिक अर्थ होता है प्रयास, कोशिश। शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो प्रयास या कोशिश इसका अर्थ होता है। लेकिन अब हम इसकी परिभाषा लें तो क्या कहेंगे हम कि वर्णों के उच्चारण की रीति को प्रयत्न कहते हैं। वर्णों के उच्चारण की रीति को प्रयत्न कहते हैं। ध्यान देने की बात है, को प्रयत्न कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हुई कि वर्णों के उच्चारण की रीति को प्रयत्न कहते हैं। तो उच्चारण की रीति, गौर करने की बात है, उच्चारण की रीति ही क्या कहलाती है, प्रयत्न कहलाती है व्याकरण की भाषा में। अब इस प्रयत्न के दो रूप होते हैं। एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न और एक होता है इसका भेद बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न, ये दो भेद हैं, एक आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्न क्या है और बाह्य प्रयत्न क्या है। प्रश्न सीधा सा बनता है कि प्रयत्न विधि में प्रयत्न कितने प्रकार का है। तो प्रयत्न को हम दो भेदों में बांट सकते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर का मतलब आंतरिक, बाह्य का मतलब बाहरी। आभ्यंतर बना है अभ्यंतर में एक प्रत्यय मिलने से, अभी जोड़ अंतर, यण संधि है, अभी जोड़ अंतर बराबर अभ्यंतर। लेकिन अभ्यंतर में प्रत्यय मिलाने से ए का आ हो गया कि जो अभ्यंतर से उत्पन्न है वे क्या है, आभ्यंतर। तो शब्द को शुद्धि की दृष्टि से आप इसमें भ्रमित नहीं होना है। तो आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं और बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न का अर्थ है कि हमारी वागिंद्रिय में ध्वनि उत्पन्न होने के पहले की क्रिया जो होती है उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं और ध्वनि के अंत की क्रिया को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। कि ध्वनि उत्पन्न होने के पहले की क्रिया, पूर्व की क्रिया, प्रारंभ की क्रिया क्या कहलाती है, आभ्यंतर प्रयत्न कहलाती है। और बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं, ध्वनि के अंत की क्रिया, यानी ध्वनि उच्चारित होती है उसके अंत की जो क्रिया है वागिंद्री में उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। तो इतना सा अंतर है इनमें कि ये ध्वनि उत्पन्न होने के पहले की क्रिया है, आरंभ की क्रिया है, और बाह्य प्रयत्न है वह हमारी वागिंद्रिय में जब हम ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो अंत में जो क्रिया होती है उसे बाह्य प्रयत्न कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न के आधार पर इन वर्णों का विभाजन व्याकरणों में विद्वानों ने, वैयाकरणों ने कैसे किया है। एक शब्द में बार बार बोल रहा हूं, वैयाकरण। ये वैयाकरण का अर्थ होता है जो व्याकरण का ज्ञान रखता हो। वैयाकरण इसका अर्थ होता है कि व्याकरण का ज्ञान रखने वाला विद्वान, उसे हम वैयाकरण कहते हैं। तो अब देखते हैं हम कि हमारे पास जो प्रयत्न विधि है उसके आधार पर दो भेद अभी हमने किए कि प्रयत्न के आंतरिक प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न।
तो आंतरिक प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण हैं? आंतरिक प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, ये गौर करने की बातें हैं। हमें सुलभता से ये चीजें मिलती नहीं है, तो आप इस पर गौर करें। आंतरिक प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण रखे गए हैं और बाह्य प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण रखे गए हैं, किस तरह से इनका विभाजन किया गया है। देखो, आंतरिक प्रयत्न में स्वर रखे गए हैं और हमारे स्पर्श वर्ण, स्पृष्ट वर्ण जिनको कहते हैं वे रखे गए हैं। फिर अंतस्थ वर्ण रखे गए हैं और इसके बाद में ऊष्म वर्ण रखे गए हैं। इस तरह से इनका विभाजन है। मुख्यतया ये है, लेकिन इसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि आजकल जो संशोधन चल रहे हैं उनके अनुसार व्याकरण में इसी तरह से दिया हुआ है कि पूरे उच्चारण के आधार पर जो वर्णों का विभाजन है वो सारा इसी के अंदर लिया जा सकता है। और बाह्य प्रयत्न में एक तो भेद किया गया है नाद या कंपन के आधार पर, नाद या कंपन के आधार पर, इसके आधार पर जैसे हम दो भेद कर सकते हैं। इसके दो भेद होते हैं नाद या कंपन के आधार पर, अघोष और सघोष, अघोष वर्ण और घोष वर्ण, अघोष वर्ण और घोष वर्ण, इसी को सघोष वर्ण कहते हैं, सघोष वर्ण। और एक इसमें व्यंजनों का, वर्णों का विभाजन किया गया है श्वास वायु के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर एक भेद है अल्प प्राण वर्ण और दूसरा होगा महाप्राण वर्ण, महाप्राण वर्ण। इस तरह से विभाजन किया गया है। तो ये प्रयत्न विधि के आधार पर आंतरिक प्रयत्न में इनको माना है विद्वानों ने और बाह्य प्रयत्न में इनको माना है। लेकिन प्रश्न ये है कि आंतरिक प्रयत्न विधि और बाह्य प्रयत्न विधि के अनुसार वर्णों पर प्रश्न आने की संभावना कम होती है। अक्सर सीधा ही पूछा जाता है कि पार्श्विक वर्ण कौन सा है, उत्क्षिप्त वर्ण कौन से हैं, अघोष वर्ण कौन से हैं, महाप्राण वर्ण कौन से हैं, या फिर किसी वर्ण का नाम लेकर वर्ण को लिख करके पूछा जा सकता है कि ये किस कोटि का है, ये पार्श्विक है, अंतस्थ है, ऊष्म है, या अल्प प्राण है, महाप्राण है, अघोष है, सघोष है। इस तरह से ये पूछा जा सकता है। कूट बना करके आजकल पूछते हैं, ये हम देख रहे हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये मैंने आपको एक गहराई से जो अध्ययन करने के बाद में जो मिला हुआ परिचय है व्याकरण में विद्वानों के अनुसार, उसका परिचय दिया है। लेकिन मूलतया इनका हम समग्र अध्ययन करेंगे कि प्रयत्न विधि के अनुसार वर्णों का विभाजन क्या है, वो हम सीधे सीधे करेंगे बिंदुवार, तो और ज्यादा प्रयत्न विधि के आधार पर हम वर्णों का विभाजन समग्र रूप से करते हैं, जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला इसका विभाजन होगा नाद, कंपन या गूंज, गूंज के आधार पर आप ध्यान दीजिए। इसके आधार पर नाद, कंपन या गूंज के आधार पर वर्णों का विभाजन करते हैं। तो इसमें दो इनके उपभेद हैं। पहला होगा इसमें, इसी का पहला भेद होगा एक तो अघोष वर्ण, अघोष वर्ण, और दूसरा होगा घोष या सघोष वर्ण, घोष या सघोष वर्ण, सघोष वर्ण। और पहला बिंदु ये हो गया। अब दूसरा बिंदु होगा इसमें श्वास वायु, विभाजन है इसका कि श्वास वायु या प्राण तत्व जिसको कहते हैं, प्राण तत्व की मात्रा के आधार पर, प्राण तत्व की मात्रा के आधार पर
वर्णों का विभाजन होगा विद्यार्थियों अल्प प्राण और महाप्राण। इसमें भी दो भेद हैं। श्वास वायु की मात्रा या प्राण तत्व की मात्रा के आधार पर भी वर्णों के दो भेद किए जाते हैं व्याकरण में, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। ये काफी महत्वपूर्ण बातें हैं जो परीक्षा में, हर परीक्षा में जहां व्याकरण में वर्ण विचार आ गया पाठ्यक्रम में, तो उस वर्ण विचार बिंदु के आते ही अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष और उच्चारण के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों से संबंधित प्रश्न है वे आवश्यक बन जाते हैं और उन्हीं से प्रश्न उठाए जाते हैं। तो पहले अध्ययन कीजिए अल्प प्राण वर्ण, और दूसरा बिंदु होगा विद्यार्थियों महाप्राण वर्ण। महाप्राण वर्ण, और फिर तीसरा हो जाएगा अपना उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर इसमें समग्र बातें आ जाएंगी। उच्चारण के आधार पर वर्णों का विभाजन, जिसमें हम सभी वर्णों का, ये स्पर्श वर्ण है, अंतस्थ ऊष्म है, इनको पार्श्विक है, उत्क्षिप्त है, इन सब का परिचय इसमें हम पढ़ेंगे। तो पहले हम लेते हैं नाद या कंपन या गूंज के आधार पर वर्णों का विभाजन है, उनका परिचय हम देखते हैं। देखिए ये क्या होता है, नाद कंपन गूंज कहाँ होती है। हमारा जो स्वर यंत्र है, हमारा जो मुख विवर है, ये जो एक उच्चारण के लिए गुहा बनी हुई है जहां से श्वास वायु बाहर निकलती है, और ये बाहर निकलने के बाद में हमारे मुंह के अंगों पर ये इंद्रियां जो हलचल करती है आपस में, जीवा है, होठ है, वे किस तरह से स्पर्श करते हैं, उन्हीं के आधार पर वर्णों का विभाजन होता है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि नाद कंपन गूंज, कि नाद हो चाहे कंपन हो चाहे गूंज हो, बात एक ही है। तीनों शब्द मैंने लिख दिए हैं सुविधा के लिए। अब यहां देखें कि ये नाद कहाँ होती है, ये कंपन कहाँ होता है, ये हमारे स्वर यंत्र में होता है। जब उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर यंत्र में नाद ज्यादा हो, नाद कम हो, तो उन्हीं के आधार पर विभाजन हो गया कि जिनके उच्चारण में कंपन या नाद कम होता है वे अघोष की श्रेणी में आ जाते हैं, और जिनका उच्चारण करते समय नाद कंपन गूंज हमारी स्वर यंत्र में अधिक होती है, कंपन ज्यादा होता है, वाइब्रेशन ज्यादा होता है, तो उन वर्णों को हम क्या कहेंगे, घोष या सघोष वर्ण कहेंगे। एक यहां भी देखने की बात है कि घोष सघोष, कई बार पूछ लिया जाता है कि घोष वर्ण कौन से हैं, और तब तो विद्यार्थी का रटा हुआ है तो याद है, लेकिन उसी को बदल करके भाषा की सघोष वर्ण कौन से हैं, तो विद्यार्थी एक बार थोड़ा सा विचलित सा होता है। तो विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, हिंदी है, शब्दावली है, उपसर्ग पढ़ते हैं, संधि समास है, तो ये चमत्कार है। इन्हीं को हमें अपने अनुभव से, अपने प्रयास से समझ कर रखना चाहिए, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम मन में पहले हार मान लेते हैं कि ये कैसे तैयार होगा, तो नहीं होगा, और हम मन में निश्चय करके इनका अध्ययन करते हैं तो ये तैयार होने में कोई समय नहीं लगेगा। चलिए तैयार करते हैं बड़ी तमन्ना के साथ, उत्साह के साथ अघोष वर्ण और घोष वर्ण। तो हम पहले इनका विश्लेषण लेते हैं, पहले बिंदु का, कि नाद कंपन या गूंज के आधार पर जो वर्णों का विभाजन है उनमें पहला है अघोष वर्ण। ये क्या है अघोष वर्ण? अघोष वर्ण की परिभाषा हो जाएगी कि जिनके उच्चारण करते समय स्वर यंत्री में नाद कंपन या गूंज न हो या बहुत ही कम हो, अल्प मात्रा में हो, तो वे वर्ण क्या कहलाएंगे? अघोष वर्ण कहलाएंगे। अब अघोष वर्ण में अ उपसर्ग लगा हुआ है तो अ का मतलब नहीं, रहित, और सघोष में स लगा हुआ है तो इसका मतलब स का मतलब सहित या युक्त। तो एक दूसरे के विलोम, अघोष का विलोम सघोष या घोष दोनों होते हैं। जैसे गुरु का विलोम शिष्य और लघु दोनों होते हैं, ठीक उसी प्रकार अघोष का विलोम है वह घोष भी होता है और सघोष भी। घोष वर्ण वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर यंत्र में नाद कंपन गूंज न हो या न के बराबर अर्थात अत्यल्प मात्रा में हो, बहुत ही कम मात्रा में हो, तो वे क्या कहलाते हैं? अघोष वर्ण कहलाते हैं।
इनका उच्चारण करते समय कंपन नहीं होता है, मतलब हमारे स्वर यंत्र में, साउंड सिस्टम में वाइब्रेशन नहीं होता है, तो वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें देखिए, इसमें वर्गों का पहला दूसरा, वर्गों का पहला दूसरा वर्ण, वर्गों का पहला दूसरा वर्ण, और मतलब क ख आ गया, च छ आ गया, और ट ठ आ गया, और फिर त थ आ गया, और फिर प और फ आ गया। इसके बाद में इसमें और क्या आता है, इसमें आ जाता है श, और स, और 3 ये आ गए, और एक इसमें आ जाता है विसर्ग, ये विसर्ग। इन सब का आगमन किस श्रेणी में होता है, अघोष वर्णों की श्रेणी में होता है। इनके लिए हम छोटा सा एक सूत्र है, एक तरीका है कि अघोष, हमें अघोष थोड़ा सा हम इसको रट भी सकते हैं। अघोष बराबर लगा करके हम क्या लिख सकते हैं, पहला दूसरा प्लस श और प्लस विसर्ग, ये विसर्ग। ये एक सूत्र हो गया हमारे पास, इसको याद रखने का कि अघोष बराबर 1 2 प्लस श प्लस विसर्ग। तो क्या तैयार हो गया, अघोष वर्ण एक ही पंक्ति में याद करने के लिए तैयार हो गई। पहला दूसरा का मतलब हर वर्ग का पहला दूसरा। हमें पता है कि हमारे पास जो स्पर्श वर्ण है 25, इनमें 5 वर्ग होते हैं। कैसे, मैतक के क च ट त प 5 वर्ग हैं, क च ट त प वर्ग, तो 5 वर्ग हैं। उनके पहले दूसरे वर्ण हैं वो अघोष वर्ण की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते हैं क ख तो कंपन नहीं होता है। जैसे हम आगे आगे बढ़ते हैं, क ख ग तो कंपन हुआ, घ तो कंपन हुआ, ng तो कंपन हुआ। तो इस प्रकार क और ख का उच्चारण करते समय कंपन कम होता है, पहले दूसरे का उच्चारण करते समय गूंज कम होती है, इसलिए ये अघोष वर्णों की कोटि में रखे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे घोष, घोष या सघोष वर्ण, सघोष वर्ण, ये हम पढ़ेंगे। इसमें देखो, ये बीच में जो मैंने लगाया है ओब्लिक, इसको बकारी भी कहते हैं। ये रुपयों के अंक लिखने के बाद में लगाई जाती है, हम देखते हैं, है ना। इस चिन्ह को क्या कहते हैं, बकारी। यह 1000 ऐसे किया, बकारी, तिरछी रेखा। और हिंदी में जब 2 शब्दों के बीच में लिखते हैं तो यहां इसका अर्थ हो गया विकल्प चिन्ह। यहां इसको हम विकल्प चिन्ह कहेंगे। यह भी परीक्षा उपयोगी सामग्री है कि ये क्या नाम है इसका, विकल्प चिन्ह, क्योंकि इसमें ये कई विकल्प होते हैं तो बीच में इसका प्रयोग किया जाता है जो या का काम करती है। देखिए, घोष या सघोष वर्ण, अघोष का विलोम घोष या सघोष दोनों होते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि ये नाद, कंपन या गूंज वाले होते हैं। तो इतना सा हम लिख सकते हैं कि जिनका उच्चारण करते समय स्वर यंत्र में नाद, कंपन या गूंज होती हो, वे वर्ण सघोष वर्ण कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें देखिए स्वर आते हैं, और सारे स्वर आ गए इसमें। और फिर आ गया, जैसे पहला दूसरा इसमें आ गया था अघोष में, तो इसमें आ जाएगा वर्गों का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण। वर्गों का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण इसमें आ जाता है। और वर्ग 5 है, 5 वर्गों के, तो ये कितने हो गए, 15 वर्ण, तो ये हो गए वर्गों के। और इसके बाद में आ जाता है, जैसे उसमें श तो इसमें आ गया ये, रे, ले, व और है। और एक विशेष बात, इसमें
उत्क्षिप्त वर्ण भी आ जाते हैं दोनों, ड़ और ढ। इनको हम क्या कहेंगे? उत्क्षिप्त वर्ण। अभी उच्चारण के आधार पर वर्ण जब हम पढ़ेंगे तो इनकी विस्तार से हम चर्चा करेंगे, क्यों इनको उत्क्षिप्त कहा जाता है। तो देखिए इनके नीचे ये जो है तलबिंदु लगी हुई है। अब ये जो आ गए सारे वर्ण, ये किस श्रेणी में आ गए? घोष वर्ण की श्रेणी में आ गए। तो इनको याद रखने का एक सूत्र है कि हमने लिखा घोष वर्ण। घोष वर्ण लिख करके उसके सामने हमने क्या लिखा कि स्वर। पहले हम रख लेंगे, इसको याद कर सकते हैं इस तरह से बार बार पढ़कर कि स्वर प्लस 3 4 5 कि स्वर आ गए, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ गया वर्गों का, और यर लव है, यर लव है प्लस ड़ और ढ। ये किसमें आ गई विद्यार्थियों? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया कि इसमें कौन कौन से वर्ण हैं। वे सारे वर्ण हैं, वे घोष वर्णों की श्रेणी में आ जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? सघोष कहते हैं। ये घोष सहित होते हैं, इनमें कंपन होता है। स्वर बोलते हैं, स्वरों का उच्चारण करते हैं तो भी स्वर यंत्र है, वह गूंजता है। और इसके अलावा तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है, जैसे क ख को छोड़ करके ग घ ng इनका उच्चारण करते हैं। च छ को छोड़ करके ज झ य, और ट ठ को छोड़ करके ड ढ ण, त थ को छोड़ करके द ध न, और प फ को छोड़ करके ब भ म ये बोलते हैं। तो गूंज ज्यादा होती है, कंपन ज्यादा होता है, और ये उच्चारण है ये विस्तार पाता है, ध्वनि फैलती है। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? हम घोष वर्ण कहते हैं। तो ये इसका सूत्र हो गया, इसमें ये सारे वर्ण आ जाते हैं। तो सारे तो स्वर आ गए, सारे स्वर मतलब 11 स्वर आ गए, और तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ गया, यर लव है आ गया, ड़ आ गया। इस प्रकार ये कि यहाँ क्या हो गया? ये नाद या कंपन के आधार पर अघोष वर्ण और घोष वर्ण का एक विस्तृत परिचय हो गया। इनको आप विस्तार से भी लिख सकते हैं। सारे स्वर 11 स्वर लिख लिए, फिर प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण उतार लिया, यर लव है उतार लिए, और 2 ये उत्क्षिप्त वर्ण उतार लिए। तो ये भी किसमें रखे जाते हैं? ये भी घोष वर्ण की श्रेणी में रखे जाएंगे। क्यों रखे जाएंगे? क्योंकि ये भी तीसरा और चौथा वर्ण उन्हीं से बने हुए हैं। जैसे हम ट वर्ग लेते हैं तो ट वर्ग में जो ड और ढ है उन्हीं के आधार पर इनका निर्माण हुआ है। तो देखिए ड और ढ, तो इसलिए ये किस में आ गए? ये तीसरे चौथे के क्रम में आने पर ये भी किस में आ गए? ये भी घोष वर्णों की श्रेणी में आ गए। ये हमने नाद या कंपन के आधार पर वर्णों का विभाजन, कंपन के आधार पर होने के बाद में श्वास वायु की मात्रा के आधार पर, श्वास वायु का ही मैं बता दूं आपको दूसरा नाम प्राण तत्व है। प्राण तत्व इसी को कहते हैं की मात्रा के आधार पर। कुछ वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुंह से श्वास वायु कम निकलती है, और कुछ का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा अधिक निकलती है। तो जिनके उच्चारण में श्वास वायु कम निकले वे अल्प प्राण वर्ण होते हैं, और जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा ज्यादा निकले वे महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। तो इनके 2 भेद हो गए। पहला हो गया अल्प प्राण वर्ण, अल्प प्राण वर्ण, और दूसरा हो गया महाप्राण वर्ण। एक देखो इसमें श्वास वायु प्राण तत्व है, इसको हम हैकार भी कहते हैं। क्या कहेंगे हम इसको? हैकार की ध्वनि मतलब अल्प प्राण वर्णों के उच्चारण में हैकार की ध्वनि
कम निकलती है और महाप्राण वर्णों के उच्चारण में हैकार की ध्वनि ज्यादा निकलती है, मतलब है नहीं निकलता है और है निकलता है। जैसे अल्प प्राण वर्ण है वे, जैसे हमने पहले वर्ण का उच्चारण किया कि कै का उच्चारण करने पर क्या हुआ, स्वयु की मात्रा क्या निकली, कम निकली, अति न्यून। और हमने कहा ख, तो ख में कै के साथ है भी निकला, कै के साथ है भी निकला, मतलब हैकार की ध्वनि भी निकली, श्वासवायु प्राणत्व की मात्रा ज्यादा निकली, तो वहां क्या हो गया, महाप्राण। तो पहला क्या होता है, अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। यह अभी हम इसमें पढ़ रहे हैं, आप गौर करें कि अल्प प्राण वर्ण कौन से होते हैं। तो इनमें क्या होती है, श्वास वायु की मात्रा अधिक निकलती है, कम निकलती है, सॉरी। तो श्वास वायु की मात्रा कम निकले वे क्या कहलाते हैं, वे अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। तो इनमें कौन कौन सा आता है, इनमें सूत्र भी है संस्कृत में कि वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्चाल्प प्राणः। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्चाल्प प्राणः मतलब वर्गों का पहला तीसरा पांचवा और यरलव जो वर्ण हमारे पास अंतस्थ वर्ण, वे क्या कहलाते हैं, वे अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। और स्वर भी अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, पहले आ गए इसमें स्वर, और स्वर आने के बाद में पहला तीसरा पांचवा वर्गों का पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा वर्ण आ गए। और अंतस्थ वर्ण मतलब य रे ल व। और साथ में पहला तीसरा पांचवा, तो हम गौर करेंगे दो उत्क्षिप्त वर्ण है, एक हमारे पास ड़ है और एक हमारे पास ढ है। तो ये तो तीसरे क्रम वाले से बना हुआ है, ड का प्रतिरूप है और ये ढ का प्रतिरूप है, इसलिए ये तीसरे क्रम पर है, तो हम इसको भी इसमें शामिल कर सकते हैं, ड़। इस प्रकार से ये क्या हो गया, ये आ गए आपके अल्प प्राण वर्ण। अब इसका सूत्र है, देखो सूत्र के रूप में हम इसको लिख सकते हैं अल्प प्राण, और सामने लिख सकते हैं हम कोष्ठक में याद करने के लिए, एक सरसरी दृष्टि से अध्ययन करने के लिए कि स्वर, सभी स्वर आ गए इसमें 11 स्वर प्लस पहला तीसरा पांचवा 1 3 5 प्लस अंतस्थ वर्ण प्लस ड़। तो विद्यार्थियों ये पूरा समूह है, तो अल्प प्राण वर्ण का समूह हो गया। तो ये सूत्र है और इनको मैं देखो विस्तार से लिख देता हूं। जैसे स्वर के सामने लिख देता हूं मैं कि स्वर कौन कौन से हो गए, ए आ ई ओ री, फिर ए आई ओ आउ, ये कितने स्वर हो गए, 11 स्वर। और फिर वर्गों का पहला तीसरा पांचवा, पहला वर्ग है कै में पहला तीसरा पांचवा लेंगे तो कै, खैट गया गै, घैट गया ङै, फिर चे, छैट गया जै, झैट गया ये, फिर टै, फिर टैट हट गया तो इसके बाद में डै और ण। और फिर तय वाली लाइन में देखते हैं हम, तय आ गया, थैट गया दै और न, और पै हट गया बै, भैट गया मैं। और इसके बाद में आ गया आपके यरलव और ड़, उत्क्षिप्त ड़।
तो इस प्रकार से ये सारे वर्ण किस श्रेणी में आ गए हैं? अल्प प्राण की श्रेणी में आ गए हैं। और इसके बाद हम लेते हैं महाप्राण वर्ण। क्रम संख्या 2 पर अब हम पढ़ते हैं महाप्राण वर्ण। ये महाप्राण वर्ण, अब इनके अलावा जो बच रहे हैं हमारे पास, वे सारे वर्ण किस में आ गए? महाप्राण की श्रेणी में आ जाते हैं। महाप्राण वर्ण लिखा हुआ है, इसी के आगे लिख लेते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? पहली बात कि दूसरा चौथा वर्ण, वर्गों का दूसरा चौथा वर्ण, ऐसे लिख देते हैं। वर्गों का दूसरा चौथा वर्ण, वर्गों का दूसरा चौथा वर्ण आ गया है ना। और इसका सूत्र भी है कि वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो सलश्चय महाप्राणा। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो सलश्चय महाप्राणा मतलब वर्गों का दूसरा चौथा वर्ण और श किस में आ जाते हैं? ये ऊष्म वर्ण किस में आ जाते हैं? महाप्राण की श्रेणी में आ जाते हैं। वर्गों का दूसरा चौथा वर्ण हो गया। और इसके बाद में श है, श से और है, मतलब इनको हम क्या कहेंगे? ऊष्म वर्ण। ये ऊष्म वर्ण किस में आ जाते हैं? ये महाप्राण की श्रेणी में आ जाते हैं। इनके साथ एक और बच रहा हमारे पास, दूसरा चौथा है। तो तीसरा तो हमारे पास क्या आ गया? डै से विकसित हुआ क्या? ड़। और ढ का दूसरा रूप क्या है? ढ उत्क्षिप्त में, जिनके नीचे बिंदु है। तो यहां पर एक ढ भी इसी में आ जाएगा। तो ढ आ गया इसमें, वर्गों का दूसरा चौथा वर्ण आ गया, श आ गए और ढ आ गया। तो अब इसके अलावा एक विशेष बात है, इसमें विसर्ग भी इसी में आ जाता है। विसर्ग पर पूछा जाए कि विसर्ग किस कोटि में रखा जाए, अल्प प्राण या महाप्राण? तो विसर्ग महाप्राण की श्रेणी में रखा जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि वर्गों का दूसरा चौथा वर्ण तो कौन कौन से हैं, हम यहाँ छांट करके लिख सकते हैं। ख, घ और छ, झ और ठ, ढ और इसके बाद में ठ, ध, ठ और भ। ये 10 वर्ण हो गए। किसमें आ गए? वर्गों के ये दूसरे चौथे वर्ण है, क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का और प वर्ग का। तो दूसरे चौथे वर्ण है, दो वर्ण है, तो 10 वर्ण ये हो गए। और ऊष्म वर्ण सामने है ही, ये है ढ उत्क्षिप्त वर्ण में, और विसर्ग इसके साथ आ गया। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए? ये महाप्राण वर्ण हो गए। हम यहाँ लिख भी सकते हैं सूत्र के रूप में। ये बड़ा फायदा कर सकता है आपके ये सूत्र। इसको आप थोड़ा सा 2-4 बार पढ़ लेंगे तो ये याद हो जाएगा। महाप्राण लिख करके सामने आप लिख सकते हैं कि 2-4 प्लस ऊष्म वर्ण प्लस ढ प्लस विसर्ग, इतने में क्या हो गया? ये पूरा महाप्राण वर्ण का एक संग्रह आपके पास एकत्र हो गया, इकट्ठा हो गया। और ये याद होते ही आप बिना किसी तरह का दिमाग लगाए, ज्यादा परेशान हुए, आप आराम से छांट सकते हैं कि ये महाप्राण है या अल्प प्राण है। मैं ये भी गुजारिश करता हूं कि आपके अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब रखें, शेयर करें, लाइक करें और अपने साथियों में इसको विस्तार से बांटें, विस्तृत करें, इसको फैलाएं, ताकि अन्य किसी जो विद्यार्थी हैं जिनके पास ये पढ़ाई की सामग्री उपलब्ध नहीं है और जो कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, वे फ्री में आराम से तैयारी कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।